हेलो बच्चों, मैं हूं वैशाली टंडन स्वास्थ्य एजुकेशन से और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए के बारे में। अब बच्चों ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, निट के लिए भी और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। और इस चैप्टर में ज़्यादातर सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो हम ये चैप्टर में सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का वो हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि वो आपका इस चैप्टर का बेस है। अब जैसे आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप सभी को पता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम अपने जो कैरेक्टर्स है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है, मदर और फादर के, वो कैरेक्टर्स हम इनहेरिट करते हैं थ्रू डीएनए। ठीक है, डीएनए के साथ साथ बच्चों इस चैप्टर में हमें आरएनए और प्रोटीन इसके बारे में भी करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बच्चों वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन तीनों के सराउंडिंग में ही घूमती रहती है बच्चों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो देख सकते हैं आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सभी को पता होगा क्योंकि ये हम लोअर क्लास से करते आ रहे हैं। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये दोनों जिस मेजर क्लास के अंदर आते हैं बच्चों वो क्लास का नाम हो गया न्यूक्लिक एसिड्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स में जनरली डीएनए, आरएनए बस ये दो ही आते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। बच्चों अब ये जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो हमारी बॉडी की जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर स्टोर होती है। जैसे हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर या हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट कैसे होगी, हमारी आवाज कैसे होगी, जो सारी बेसिक चीजें हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर देखा गया है वो है डीएनए। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बच्चों जिसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है, जैसे कि कुछ वायरसेस। वायरसेस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा। बाकी हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो उसमें डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ यू कैन सी आरएनए एक्ट्स एज अ मैसेंजर। तो जब डीएनए हमारे में जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए का क्या रोल है? सो बच्चों अगर तुम्हें पता हो कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ओके, एंड दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट और फिनोटाइप, है ना? ये किसी भी ट्रेट या फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर आपकी स्किन का कलर है, स्किन के कलर के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों वो है मैलानिन। ठीक है, मैलानिन प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन कहाँ से बनकर आएगा? आरएनए में से। अभी आरएनए कहाँ से आया? डीएनए में से। तो डीएनए है ना वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और डीएनए हमारा कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, तो डीएनए क्या करेगा? अपनी वो इंफॉर्मेशन आरएनए को दे देगा। तो आरएनए जो है हमारा वो मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे कि आप लोग डायरेक्टली अपने दोस्त को अगर कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकते तो यू यूज अ व्हाट्सएप मैसेंजर। सो व्हाट्सएप मैसेंजर के थ्रू आप किसी को भी आपका जो भी मैसेज है वो कन्वे कर सकते हो। सेम उसी तरीके से डीएनए को अगर सेल को बताना है कि भाई तुम्हें ये प्रोटीन बनाना है तो डीएनए क्या करेगा? पहले आरएनए बना लेगा। ठीक है, इसलिए आरएनए को बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? आरएनए इज अ मैसेंजर। ओके, उसके अलावा और भी आरएनए के रोल्स आते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में ग्रेजुअली देखेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके। हम एक साथ अभी सारे फंक्शंस आरएनए के नहीं देखेंगे, बट आरएनए एडेप्टर का रोल भी प्ले करता है। इट हैज सम स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक, यानी कि एंजाइम्स की तरह भी बच्चों वो एक्ट करता है। तो बच्चों आरएनए के बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे, आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट, सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो डीएनए का फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट्स अ हेलिकली ट्विस्टेड हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर बच्चों, पॉलीमर क्या होता है सभी को पता होगा। पॉलीमर यानी कि जो बहुत सारे मोनोमर से बना है ना? पॉलीमर क्या हो गया? जो बहुत सारे मोनोमर से बना है। जब हम बहुत सारे मोनोमर को ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमर बनता है। अब यहाँ पे वर्ड आ गया बच्चों हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। यानी कि जो डीएनए है वो कोई एक ही मोनोमर से नहीं बना है, उसमें काफी अलग अलग मोनोमर जुड़ते हैं और तब जाके हमारा डीएनए यानी कि हेट्रोपॉलीमर बनता है। इसके जो मोनोमर है बच्चों उसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इन शॉर्ट अगर हम इसको देखने जाएं सो वी कैन कॉल इट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आरएनए से उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए वी यूज अ वर्ड
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का जो मोनोमर है बच्चों वो है न्यूक्लियोटाइड, या हम बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। नाउ डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल। जो डीएनए है वो सबसे लार्जेस्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। अब आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल भी पता होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से ज्यादा है। जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन से ज्यादा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सो सबसे बड़े मतलब उसमें पॉलीसेकेराइड्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए बच्चों आपके, पर उसमें जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज योर डीएनए। सबसे लार्जेस्ट कौन सा आएगा, डीएनए। नाउ डीएनए रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बच्चों ये हेरिडिटी का मॉलिक्यूलर बेस फॉर्म कर रहा है। चलो सो आगे देखते हैं तो ये डीएनए का। अब नाउ द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द न्यूक्लियोटाइड पेयर्स और द बेस पेयर्स। मतलब जो डीएनए की लेंथ है बच्चों वो किस टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। सो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड पेयर। ठीक है, हम देखेंगे किस हिसाब से हम बोलते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज का। बच्चों व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज? इट्स अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज? इट्स अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, और उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साई, ठीक है, सॉरी इट्स 5, ओके, वी जनरली प्रोनाउंस इट इन दिस वे, 5 into 174, ओके, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है। यहाँ पे पेयर नहीं लिखा है बच्चों, देयर इज नो पेयर वर्ड गिवन हियर, सो दैट मीन्स इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या हो गया आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। ठीक है, सो बैक्टीरियोफाज क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल है 5 into 174 which has 7386 न्यूक्लियोटाइड्स। इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है बच्चों उसके पास, राइट, एंड इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि अगर जब बेस पेयर दिया होता ना तो डबल स्टैंडर्ड होता, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हुए हैं तो इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये जो फैक्चुअल डेटा है बच्चों इसको याद करने में थोड़ी सी इशू तो रहता ही है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा जो नंबर्स है ना वो हम भूल जाते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो फैक्चुअल डेटा वाली जो चीज़ें हैं उसके हम एक अलग से नोट्स बना सकते हैं और लास्ट डे ऑफ एग्जाम हम उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, तो ताकि हम एग्जाम में इन फैक्चुअल डेटा में कोई गलती ना करें। सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है वो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का दिया हुआ है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरियोफाज लैम्डा। ठीक है, उसमें 48502 बेस पेयर्स है बच्चों। सो इट्स अ बेस पेयर दैट मीन्स इट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये कौन सा डीएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल याद रहेंगे सबको। एक बैक्टीरियोफाज था 5 into 174 जिसके नंबर्स है 5386, और दूसरा है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, उसके हैं 48502 बेस पेयर्स। तो गड़बड़ मत करना बच्चों। थर्ड आपका इशेरिशिया कोली दैट इज ई कोलाई का दिया हुआ है 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स। अगेन इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए। हैप्लॉइड मतलब जिसको हम सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जनरली हैप्लॉइड का मीनिंग होता है सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और डिप्लॉइड का मीनिंग होता है डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो डिप्लॉइड को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, है ना, और हैप्लॉइड को हमने रिप्रेजेंट किया सिंगल n से। तो सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट है उसमें कितने बेस पेयर्स है, 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स। अगेन दैट मीन्स इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए बट लीनियर। अभी तक सब सर्क्यूलर थे, ये लीनियर है। ओके, नेक्स्ट नाउ विल सी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें 3 चीजें आती है। वन इज पेंटोज शुगर, ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो जो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख के दिखाऊं, सो जो न्यूक्लियोटाइड है इट्स अ मोनोमर, डीएनए का मोनोमर है। वो 3 चीज़ों से बना है बच्चों, वो 3 चीज़ों से बना है। एक है पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर है। दूसरा बच्चों वो है नाइट्रोजन बेस, दूसरा कंपोनेंट उसका क्या है, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा कंपोनेंट है उसका फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा कंपोनेंट है उसका फॉस्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आ गई, पेंटोज शुगर आ गया, नाइट्रोजन बेस आ गया, एंड फॉस्फोरिक एसिड आ गई, ये तीनों आ गई।
अब हम देखेंगे कि इन तीनों को जोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है. सो लेट्स सी दैट. नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की. तो पेंटोज शुगर जो है वो दो तरीके के. डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबो शुगर है और जो आरएनए में है वो राइबो शुगर है. सो डीएनए का शुगर अलग है, आरएनए का शुगर अलग है. सो यू कैन कॉल के भाई जो सबसे पहला डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो हो गया शुगर का. डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए में राइबो शुगर होता है. ओके इनकी फॉर्मूला में देखो एक स्लाइड बस एक ही डिफरेंस है. C5H10O4 डीएनए का है और वहीं पे आरएनए का देखें तो हम C5H10O5, सिर्फ एक O की कमी है. ठीक है बाकी दोनों सेम है. बोथ पेंटो शुगर अकर्स इन द पेंटागन और फुरानोस फॉर्म्स, मतलब साइक्लिक फॉर्म में आप देख सकते हो. ठीक है इसमें यू कैन सी दिस बच्चों. राइबो शुगर में अगर हम देखेंगे सो 1 से फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन इज जनरली आउटसाइड द रिंग. ओके सेम गोज विद द डीऑक्सीराइबो शुगर. नाउ यू कैन सी डिफरेंस इन बोथ द स्ट्रक्चर. सेकेंड कार्बन पे देखो राइबो शुगर के OH ग्रुप होता है और डीऑक्सीराइबोज में H होता है. बाकी पूरा डिट्टो सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है. राइबो शुगर में OH है, यहाँ पे सिर्फ आपका H प्रेजेंट होता है. ठीक है सो दैट्स अ डिफरेंस. वो आपका सिर्फ डिफरेंस होता है शुगर के अंदर. सी यहाँ पे सेकेंड कार्बन में डीएनए में कोई ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी. डीऑक्सी ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ पे नहीं है? सेकेंड कार्बन पर. ठीक है तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सी. डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन कम है. कहाँ पे कम है? सेकेंड कार्बन पे कम है बच्चों. ओके नाउ नेक्स्ट डीऑक्सी राइबो शुगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड कार्बन. देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखा. ठीक है वहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है, बल्कि राइबो शुगर में वहाँ पे OH होता है. सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ शुगर ऑफ आरएनए एंड अ डीएनए. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दो तरीके के प्यूरिन्स, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होता है. तो प्यूरिन इज अ 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों. ठीक है डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है. यू कैन सी हियर एडिनाइन, इसके एग्जांपल्स है एडिनाइन एंड ग्वानाइन. तो यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, ये देखो ये एडिनाइन है. एडिनाइन में यू कैन सी दो रिंग्स है 1 and 2. ग्वानाइन में देखो दो रिंग्स है 1 and 2. सो ये प्यूरिन्स है. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? प्यूरिन्स. ठीक है या जो नाइट्रोजन बेसिस है आपका जो सेकेंड कंपोनेंट है बच्चों. ठीक है मैं एक बार यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको. जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस. ठीक है नाइट्रोजन बेस में जनरली एक आपका आ जाता है प्यूरिन्स और दूसरा आपका आ जाएगा पिरिमिडिन्स. ठीक है जो प्यूरिन्स है उसमें एडेनाइन एंड ग्वानाइन यू कैन सी द एग्जांपल दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, और जो पिरिमिडिन्स होंगे वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सो पिरिमिडिन्स में देखो 6 मेंबर मोनोसाइक्लिक है. मोनोसाइक्लिक मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है. दे आर ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, थायामिन एंड यूरेसिल. ओके नाउ साइटोसिन इज कॉमन टू न्यूक्लियोटाइड. साइटोसिन जो है वो डीएनए आरएनए दोनों में होगा, लेकिन ठीक है लेकिन जो थाइमिन है वो सिर्फ डीएनए में होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. और जो आपका यूरासिल है ठीक है वो आपका प्रेजेंट होता है सिर्फ आरएनए में. समझ में आ रही है बात? तो देखो टोटल अपने पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस हो गए अगर मैं देखने जाऊं. एक हो गया हमारे में एडेनाइन, दूसरा है ग्वानाइन, तीसरा है साइटोसिन. मतलब ये तीनों जो है वो डीएनए में भी प्रेजेंट है और ये आरएनए में भी प्रेजेंट है. लेकिन अगर मैं बात करूं यूरासिल की तो यूरासिल सिर्फ आरएनए में होगा और जो थाइमिन है वो डीएनए में होगा. सो बेसिकली देखने जाए तो डीएनए और आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. डीएनए और आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में होंगे और 4 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में होंगे. ठीक है ये आप लोगों का मतलब सेकेंड डिफरेंस बिटवीन हो गया डीएनए और आरएनए. पहला डिफरेंस क्या था उनके शुगर में? डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, आरएनए में राइबो शुगर होता है. सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका कि डीएनए के पास थाइमिन होता है और आरएनए के पास यूरासिल होता है. बच्चों थाइमिन का दूसरा नाम आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5-मिथाइल यूरासिल. उसका दूसरा नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरासिल. ओके नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट है इसका फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4. ठीक है एंड ये कनेक्ट करता है हमारी शुगर्स को. आई विल टीच यू कि कैसे कनेक्शन होता है. और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन बनेगा वो भी शुगर फॉस्फेट से ही बनेगा. विल सी दैट. ओके सो इन फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है. यू कैन सी हियर देयर आर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1
ऑक्सीजन। ओके, नाउ न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है बच्चों? तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जैसे कि आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम, ये आपका बेस, ठीक है, ये शुगर है, तो शुगर के फर्स्ट कार्बन से आपका बेस अटैच होता है, ए मतलब एडिनाइन, ठीक है। ये जब इससे अटैच होता है मतलब आपका शुगर प्लस बेस, ठीक है, शुगर प्लस बेस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसाइड। उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया न्यूक्लियोसाइड कैसे बना? जब बेस और शुगर अटैच हुए, शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस अटैच होगा बच्चों। इसी तरीके से हमारे बाकी के भी जो बेस है वो फॉर्म हो जाएंगे, लाइक गुआनाइन वाला भी फॉर्म हो जाएगा, साइटोसिन, थायमिन, इन द सेम मैनर। ओके, सो द लिंकेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। In purine nucleosides, glycosidic bond is established between the first carbon atom of the pentose sugar with the 9th nitrogen atom of the purine. तो बेस का कौन सा आइटम जाएगा? 9th नंबर का जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इन पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन में भी शुगर का तो फर्स्ट ही कार्बन होगा, लेकिन नाइट्रोजन बेस्ड का भी फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम। वहां पे 9 था, यहाँ पे फर्स्ट है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पेंटोज शुगर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोसाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। क्योंकि शुगर अलग अलग हो जाएगी ना, आरएनए की शुगर अलग है, डीएनए की शुगर अलग है बच्चों, तो यहाँ पे 2 अलग अलग शुगर हो जाएगी। सो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स अलग हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूरेसिल फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड विद ओनली राइबो शुगर व्हाइल थाइमिन फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड विद ओनली डीऑक्सी राइबो शुगर, है ना। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में तो राइबो शुगर के साथ ही ज्वाइंट होगा, जो यूरेसिल है वो सिर्फ राइबो शुगर के साथ ही ज्वाइंट होगा, और जो थाइमिन है वो डीऑक्सी राइबो शुगर के साथ ज्वाइंट होगा। बाकी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन वो दोनों के साथ बॉन्ड हो सकते हैं। सो डीएनए में देखो इसके क्या नाम हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के? डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन एंड डीऑक्सी थाइमिनडाइन। और वहीं पे आरएनए में देखो सिंपल, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडाइन एंड यूरिडाइन, दीज आर द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है। नाउ जब इसमें अगर 5th कार्बन पे यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये तो फर्स्ट कार्बन से बेस अटैच हुआ, तो ये था हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब देखो तुम, ये 5th कार्बन था, 5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। और जब ये तीनों जुड़ जाते हैं, शुगर, बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, है ना। देखो जब बेस और शुगर जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड, पर जब बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। सो अब हम देखते हैं, तो आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया? सभी को न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया ना? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आ जाएंगी, सब याद रखेंगे, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। जब बेस और शुगर जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब इसी तरीके से आप चारों न्यूक्लियोटाइड्स बना लो, डीएनए के चारों बना लो आप आरएनए के। अब बारी आती है ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते कैसे हैं, हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग जॉइंड टुगेदर, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, तो देखो यहां पर आपका जैसे ये पहला न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, यू कैन सी हियर दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, दिस इज अ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब इनके बीच में बॉन्ड बनता है, अगेन दैट इज अ एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अगेन इनके बीच में जो बॉन्ड बना बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड बना? एस्टर बॉन्ड बना। सो दिस इज कॉल्ड एज डायस्टर बॉन्ड। ओके, एक सेकेंड, देखो जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नीचे आपको जी वाला बेस दिख रहा है, तो ये जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो ये कौन सा बॉन्ड था? एस्टर बॉन्ड था, ठीक है। अब जब इसको ये आगे, ये वाला भी देखो, ये वाला भी जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ ज्वाइंट होना चाहेगा तो इसका आप देख सकते हो 3rd कार्बन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन जहां बेस अटैच है, दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द 3rd कार्बन। इसके 3rd कार्बन के साथ ये फॉस्फोरस जुड़ रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। सो देखो फॉस्फोरस के
दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोरस के दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड है। देखो यहाँ पे भी एस्टर है, यहाँ पे भी एस्टर है, देख सकते हो ना, यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो एन एस्टर बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो एन एस्टर बॉन्ड, दोनों जगह एस्टर बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये कब बनता है, जब हमें डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करना है बच्चों, जब भी हमें डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है ये तभी फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया, इजी। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आपको जोड़ना है तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन है उस पर जो फॉस्फोरिक एसिड लगा है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ एक और एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इससे बच्चों फॉस्फोरस के दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड आ गए, सो हम उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों यू कैन सी दिस अ कंप्लीट चेन ऑफ फॉस्फोरिक आई मीन लाइक न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग फॉर्म्ड, इट्स कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स यू कैन सी जॉइंट हुए हैं, एडिनाइन वाला है, थाइमिन वाला है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है, ये सब जॉइंट हो रहे हैं। नाउ ओके वी कैन सी वन मोर थिंग, हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम आगे भी और जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में आओ बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड कैसे जॉइंट होते हैं वो समझ में आ गया। ओके नाउ आपको पता है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी इन द ईयर 1869। ठीक है, वो कुछ सर्च कर रहे थे तो ही फाउंड अ वेरी डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज एसिडिक सब्सटेंस। तो बंदे को पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है, he was thinking like it was a protein or RNA but nothing was like that. Later on he said कि तो बहुत completely different structure है and he gave it name as nuclein. उन्होंने उसको नाम दिया था न्यूक्लिन, बाद में उसका नाम डीएनए पड़ा। ओके लेकिन टेक्निकल लिमिटेशंस होने की वजह से वो उस टाइम पे आइसोलेट नहीं हो पाया, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद आप देख सकते हो 1953 में, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे, पर उन्होंने भी अकेले नहीं बताया, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बताया, तो दो और साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन के रिजल्ट के बेसिस पर, इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन के रिजल्ट के बेसिस पे उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया। जी आपका जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन किसके बेसिस पे बताया, तो जो वॉटसन, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इनका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो रिजल्ट आया था, जो कंक्लूजन आया था, उसके बेसिस पे उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। और बच्चों इसके चलते इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, चारों को मिला था, वॉटसन एंड क्रिक को तो मिला ही, साथ में मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके नाउ इसके अलावा आपकी बुक में अरविंद शरगाफ रूल के बारे में भी मेंशन किया हुआ है बच्चों। नाउ व्हाट डज अरविंद शरगाफ रूल मीन्स, ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सी अभी हमने आपको मैं चेन बना के दिखाती हूँ, ये हमारा पेंटोज शुगर है, शुगर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्बन से बेस अटैच किया, 5th कार्बन से मैं फॉस्फोरस ऐसे लिख रही हूँ बच्चों। ठीक है, ये मैं आपका यहाँ पे ग्वानाइन लिख देते हैं और अगेन 5th कार्बन से फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ मैं साइटोसिन लिख दूँ और ये आपका हो गया थाइमिन। ठीक है, अब ये एक चेन है, इसको जोड़ते हैं हम, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या होगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओ यहाँ फॉस्फोरस रह गया बच्चों, तो ये डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक चेन बन गई। अब मैं बाजू में सेम ऐसी चेन बनाती हूँ बट इन अ इन्वर्टेड फैशन, सेम चेन हम बना रहे हैं बाजू में बच्चों। ये डाइएस्टर बॉन्ड से मैं कनेक्ट करती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये दो चेन बन गई, ये दो चेन बन गई बच्चों। नाउ यू कैन सी अब क्या है, क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है,
तो आई हैव 2 चेन्स, लेकिन देखो एक चेन जो है वो ऐसे सीधी है, ठीक है, इट इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, और दूसरी चेन जो है वो उसके पैरेलल है बट इट इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक चेन जो सीधी है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, यू कैन सी हियर, ठीक है, और जो दूसरी चेन है वो यू कैन सी हियर इट इज गोइंग इनटू पैरेलल डायरेक्शन, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। क्यों ऐसा, वो एंटी पैरेलल क्यों है, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। ऐसा क्यों है बच्चों, ताकि जो बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो, ये जो बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होने चाहिए, इस वजह से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 चेन है, 2 अलग चेन है, आपको 2 चेन को जोड़ना भी तो है ना, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनेंगे, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेंगे, ठीक है। आपको दोनों स्ट्रैंड, जो 2 स्ट्रैंड्स है उनको जोड़ना भी तो है, तो इनको जोड़ने के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स चाहिए। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनेंगे, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेंगे। एडेनाइन के सामने थायमिन बनेगा और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे। ग्वानाइन के सामने साइटोसिन आएगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स ट्रिपल आएंगे ग्वानाइन साइटोसिन के, और इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन वैलेंसी स्टूडेंट्स, ठीक है। वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो व्हाट इज हियर कि जो एडेनाइन है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू पेयर अप विद द थायमिन, जो एडेनाइन है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर करेगा विद द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो ग्वानाइन है वो पेयर करेगा साइटोसिन के साथ हमेशा विद द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बच्चों इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या हो गया, एडेनाइन के सामने थायमिन, ग्वानाइन के सामने साइटोसिन, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और अरविंद शर्गाफ ने क्या कहा था कि एक डीएनए स्ट्रैंड में जितने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडिन्स होंगे, जितने प्यूरिन्स है उतने ही पिरिमिडिन्स हैं, और प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का जो रेशियो रहेगा दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट ही तो रहा, क्योंकि जितने प्यूरिन्स है उतने पिरिमिडिन्स है, क्योंकि जितने एडेनाइन है उतने थायमिन होंगे, जितने ग्वानाइन है उतने साइटोसिन होंगे। दिस इज ट्रू फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, this is true for double stranded DNA. You cannot say this true for single stranded DNA. Single stranded DNA के लिए बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, double stranded DNA is fine, right? उसके लिए एकदम करेक्ट है। So this is an Arvind Shargaf rule which says that कि जितने प्यूरिन्स है उतने पिरिमिडिन्स होंगे, and when you take out the ratio of that the value is constant. Okay, now next, अब देखो ये जो चेन है, सपोज दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ दैट चेन, है ना, तो इसमें देखो ये वाला जो फॉस्फोरस है इट इज नॉट मेकिंग डायस्टर बॉन्ड, ये कोई डायस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो मतलब यहाँ पे 5th कार्बन जो है वो एम्प्टी है। सो इस एंड को मैं बोलूंगी 5 प्राइम एंड, इसको मैं क्या कहूंगी 5 प्राइम एंड। और वहीं पे अगर मैं समझो इसको मैं आपको बोलूँ कि दिस इज द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे देखो ये जो 3rd कार्बन है इट इज नॉट मेकिंग एनी डायस्टर बॉन्ड, डायस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एक 5th और 3rd कार्बन लग रहा था। अब यहाँ पे 3rd कार्बन जो है वो कोई डायस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस एंड को मैं 3 प्राइम एंड बोलूंगी। सेम गोज, ये एंटी पैरेलल है तो ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया। तो ये पोलैरिटी या जो हम डायरेक्शन मेंशन करें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज 5 प्राइम मींस, वेयर द 5th कार्बन फॉस्फोरस इज नॉट मेकिंग अ डायस्टर बॉन्ड इज कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड, एंड व्हाट इज द 3 प्राइम एंड, वेयर द 3rd कार्बन इज नॉट मेकिंग अ डायस्टर बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड। दोनों स्ट्रैंड पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है, इसलिए एक का 5 प्राइम दूसरे का 3 प्राइम, यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट, क्लियर है इतना। ओके नेक्स्ट, ये देखो ये आपका शुगर, इसका जो बैकबोन है, बैकबोन किससे बन रहा है, यू कैन सी ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन किससे बना है, शुगर फॉस्फेट से बन रहा है। ये जो बैकबोन है वो किससे बन रहा है, शुगर फॉस्फेट से बन रहा है बच्चों, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इससे पूरा इसका बैकबोन बनेगा। डन, तो ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। इसका थोड़ा सा बस 1 और 2 पॉइंट्स और बाकी वो हम देख लेते हैं बच्चों। बाकी आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट, चलो ये सेलेंट फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सी द बैकबोन is constituted by sugar phosphate and the bases are projected inside. We have already seen this. The two chains have anti-parallel polarity, ये भी हमने देखा। एक चेन की polarity 5 prime to 3 prime है, एक की 3 prime to 5 prime है। So we have already seen this point students. ये डायग्राम भी मैंने आपको देखो बताया
ये आपका हॉरिजॉन्टल डायग्राम है, मैंने वर्टिकल डायग्राम ड्रॉ करके बताया, बट द डायग्राम इज सेम, यू कैन सी इन द डायग्राम एडिनाइन और थायमिन के बीच में देखो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में देखो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। पोलैरिटी भी देख लो, एक की 5 प्राइम है, दूसरे की 3 प्राइम है, और यू कैन सी द बेसिस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है बच्चों। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेस पेयरिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना क्या है, एडिनाइन के सामने थाइमिन होगा, ग्वानाइन के सामने साइटोसिन होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों कि एडिनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन के साथ फॉर्म करेगा, ग्वानाइन ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ हम डबल स्ट्रैंड का देखते हैं कि जो हमारी डबल स्ट्रैंड है वो ऐसे सिंपल नहीं है बच्चों, इट्स अ हेलिकल। जो दोनों स्ट्रैंड है वो इस तरीके से हेलिकल है बच्चों, और वन हेलिक्स यानी जो 360 डिग्री लेते हैं, इट्स अ राइट हैंडेड हेलिक्स। ओके, 360 डिग्री टर्न लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पिच, आई मीन लाइक वन हेलिक्स। सो वन हेलिक्स की पिच मतलब बोले तो बच्चों हाइट, पिच यानी हाइट, कितनी हाइट जाती है इसकी, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स आते हैं बच्चों, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स आते हैं। 10 बेस पेयर्स का मतलब समझ रहे हो ना, 10 न्यूक्लियोटाइड एक चेन में होंगे, दूसरे 10 न्यूक्लियोटाइड दूसरी चेन में होंगे, सो दैट मीन्स टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी देयर, 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, सपोज ये मैं लाइन बना रही हूँ इस तरीके से, ये आपका टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, दैट इज 10 बेस पेयर्स। तो वन हेलिक्स की जो हाइट है वो 3.4 नैनोमीटर है। अब अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, सो आई विल सिंपली डिवाइड इट बाय 10 एंड द आंसर विल बी 0.34 नैनोमीटर। दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। पिच की जो हाइट है, आई मीन लाइक सॉरी, जो पिच है दैट इज हाइट ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। ये याद रखेंगे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, okay, now the plane of the fifth point, the plane of one base pair takes over the other। एक बेस पेयर देखो, एक बेस पेयर का जो प्लेन है, ठीक है, वो दूसरे पे स्टैक कर रहा है ना, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैकिंग हो रही है बच्चों, यू कैन सी दिस, स्टैकिंग इज देयर। स्टैकिंग से क्या होगा ना, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ओके, नाउ इफ टू प्यूरिन्स फॉर्म्स बेस पेयर्स बीइंग हेट्रोसाइक्लिक मतलब अगर जो दो प्यूरिन्स है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है, दे मेक डीएनए बल्ज, और इफ टू pyrimidines फॉर्म्स अ बेस पेयर बीइंग मोनोसाइक्लिक, तो डीएनए बिकम्स नैरो, है ना बच्चों। ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं समझो, अगर एडिनाइन ग्वानाइन के साथ बेस पेयरिंग करता और साइटोसिन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता, तो बच्चों क्या प्रॉब्लम होती, एडिनाइन तो 2 रिंग स्ट्रक्चर है, ग्वानाइन भी 2 रिंग स्ट्रक्चर है, बट ये दोनों तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो जिससे डायमीटर कैसे इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ पे 2 रिंग, जैसे 2 रिंग होते हैं तो 2 रिंग की जगह ज्यादा होती, फिर सिंगल रिंग की जगह कम होती, तो उससे पूरा डायमीटर चेंज हो जाता, जो डायमीटर है डीएनए का वो चेंज हो जाता, बट ऐसा नहीं है, और उससे स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं रहती। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन होता है, मतलब एक डबल रिंग स्ट्रक्चर और एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है ना। ऐसा क्यों नहीं है कि प्यूरिन के सामने प्यूरिन है और पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन नहीं, क्योंकि प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर ऐसा होता तो डायमीटर जो होता वो कहीं पर ज्यादा होता, कहीं पे कम होता, जिससे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, इसीलिए प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन रहेगा, जिससे डायमीटर कांस्टेंट रहेगा बच्चों। सो स्पेसिफिक प्यूरिन पेयर्स विद अ स्पेसिफिक पिरिमिडिन बिकॉज ऑफ अ परफेक्ट मैच बिटवीन द हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर साइट ऑन द टू बेसेस। ओके, नाउ ये बहुत the proposition of DNA, that is double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication becomes revolutionary। बच्चों DNA का double helical structure जब elucidate हुआ, so genetic implications मतलब genes के बारे में जो knowledge थी, उसके जो functions थे, that becomes revolutionary, मतलब एक drastic change आ गया था biology field में। Very soon फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी दिया था बच्चों। सेंट्रल डॉगमा क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए से डीएनए बनना दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना दैट इज ट्रांसलेशन। दिस इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बच्चों, ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है।
बट जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, HIV वायरसेस मोस्टली, जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन उल्टी चलती है। उनके पास RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, तो वो DNA बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा, ऑफ सेंट्रल डॉगमा। इसको हम सेंट्रल डॉगमा का रिवर्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ DNA या इस चैप्टर का जो एकदम स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जहाँ हमको DNA का स्ट्रक्चर देखना है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स, कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी बच्चों, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में DNA को पैकेजिंग कैसे करते हैं बच्चों, हम वो देखेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, वेटेज भी इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।